आखिर क्यों हर मानसून में हमारा देश भारत डूब क्यों जाता है, और अगर आप भी डेली ब्रेड को खाते हैं तो भैया समझ लीजिए ये वीडियो तो आपके लिए ही बनी हुई है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ईवी गाड़ियों के टायर पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी क्यों घिसते हैं? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए बना डालते हैं इस वीडियो को भी नेक्स्ट लेवल झकास। गाइस, अब चाहकर भी आप चाइनीज कंपनी में नहीं दे पाएंगे काम ना करने का बहाना, क्योंकि अब तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज में फेमस हो रहा है संडे की शाम को गरम गरम सब्जियों में नहाना। मेरे को जाना पड़ेगा। असल में गाइस, ये सुनकर आपकी भी शिमला मिर्च गिलगिली हो जाएगी, लेकिन रिसेंट डेज में चाइना के अंदर हॉट स्पॉट बाथिंग कल्चर ठीक उसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है जैसे रिसेंट टाइम में पंजाब में लोगों के नशे के केसेस। अबे जिंदा ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे हैं वहां के लोग। भैया पंजाब को हमें उड़ता पंजाब बनाना था, झूमता पंजाब नहीं। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में चाइना की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ इस तरीके के हॉट स्पॉट बाथिंग मेथड को भी अपनी कंपनीज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें बेसिकली वो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल को गर्म पानी के अंदर डालकर उसी पानी में कंपनी के एम्प्लॉयज को भी मछली की तरह तैरा देते हैं। अब उससे भी ज्यादा टिंडे हरे कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस प्रैक्टिस के दौरान आप नहाते नहाते अपने बगल में बैठे हुए एम्प्लॉयज की शिमला मिर्च या फिर उसके नींबुओं को पकड़कर निचोड़कर उसे खा तक सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि चाइनीज लोगों का यह मानना है कि ऐसा करने से ना सिर्फ उनकी हेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाती है, बल्कि कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच का रिश्ता भी काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। लो जी लो, एक ये चाइनीज कंपनीज है जो कि बाहर से जय लंबी लंबी मिर्चों को लाकर अपने पूल के अंदर डालती है, और एक हमारे यहाँ की पूल है जिसमें एंट्री लेने के बाद हम लोग खुद से ही नेचुरल मिर्च जैसी चीजों को पानी में तैरा देते हैं। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि इस चीज से लोगों के बीच का रिश्ता गहरा नहीं बल्कि सलवे में बगल वाला बहरा हो जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज की बहुत सी मशीन से कभी कभार लिक्विड मेटल ठीक उसी तरीके से बाहर निकलती है जैसे अक्सर जुबान केसरी करने के बाद लोगों के मुंह से केसरी पिचकारी। अब केसरी पिचकारी का तो यह है भैया कि करोड़ों लोगों की हेल्थ खराब करने के बाद अरबों खरबों रुपए कमाने में हमारे देश के कुछ लोगों को मजा ही नेक्स्ट लेवल आता है। लेकिन वही बात अगर इन फैक्ट्रीज की जाए तो भैया यहाँ पर ये केसरी काम क्यों हो रहा है? असल में गाइस, इस पूरे ही सिनेरियो को कोबल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब कोई भी मेटल की रॉड या फिर सरिया बनाई जाती है तो उस मेटल को 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करके एक मशीन के थ्रू कंप्रेस करके डिजायरेबल डिजाइन में कट कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभार जब मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है और वो लिक्विड मेटल अपने रास्ते से भटक जाती है तब वो मशीन के अंदर से कुछ इस तरीके से पिघली हुई मेटल को नूडल की तरह निकालकर हम इंसानों के मजे ही मजे कर देती है। क्योंकि गाइस, इस मेटल का हम इंसानों के ऊपर गिरना ठीक वैसे ही है जैसे एक गर्म छुरी का किसी एक बटर के ऊपर गिरना, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भले ये वीडियो क्लिप या फिर ये चीज आपको देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग या फिर अच्छी लग रही हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। गाइस, इंडिया में एटीएम से दो तरीके से पैसे बाहर निकाले जाते हैं, या तो कार्ड डालकर पिन एंटर करने के बाद कार्ड बाहर निकालकर, या फिर एटीएम को ही जड़ से उखाड़ कर। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इंडिया में एक ऐसा तीसरा मेथड भी इजाद कर लिया गया है जिसे सुनने के बाद चौड़ी हो जाएगी आपकी भी नाभि, क्योंकि अब तो चोर एटीएम की ही बना रहे हैं जिंदा चाबी। असल में गाइस, ये गिलगिली चूहा थू वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है गुटके की होलसेल सिटी कानपुर से, जहां पर एक चोर ने कुछ और नहीं बल्कि एटीएम की फर्जी चाबी बनाकर ही दिन दिहाड़े उसे खोला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो ये है दोस्तों कि वो छोरा तो निकला जिंदा भोला, क्योंकि गाइस बैंक मैनेजर के अकॉर्डिंग उस एटीएम में 6 लाख रुपए के कड़क गांधी जी वाले नोट मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारे चोर को सिर्फ 6000 रुपए की ही जरूरत थी, तो चोर ने एटीएम की ट्रे से मात्र 6000 रुपए को ठीक वैसे ही उड़ा दिया जैसे अभी हाल ही में शादी से इनकार करने के बाद बिहार के सारण जिले में एक लेडी ने अपने बॉयफ्रेंड के गिलगिले पार्ट को ही कैंची से उड़ा दिया। हाय मोरी मैया, ये चल क्या रहा है भैया? और एक मिनट, अबे चोर को सिर्फ 6000 रुपए की ही क्यों जरूरत थी? ऐसा क्या मिलता है इंडिया में 6000 में? तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अब गुलाब जामुन खट्टा कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि क्योंकि चोर ने एकदम से हाई क्लास वाला हेलमेट पहना हुआ था, तो अभी तक पुलिस को यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर इस चोरी के पीछे एक्चुअली में किसका हाथ था। लेकिन क्योंकि साक्षात एटीएम की चाबी बनाई गई है, तो चाहे वो चोर हो कितना भी काबिल, लेकिन इस चोरी में कोई ना कोई बैंक वाला एम्प्लॉय तो जरूर था शामिल। गाइस, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग अदबदाकर डेली ब्रेड ठीक वैसे ही खाते हैं जैसे हर बार वर्ल्ड कप में हमसे हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ताने खाती है। ये हीरो नहीं, ये जीरो है, ये जीरो। लेकिन गाइस, अगर आपने माइक्रोस्कोप से देख ली ये ब्रेड तो उसी दिन खुल जाएंगे आपके कच्चों के थ्रेड। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको एक ब्रेड की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे हर एक ब्रेड के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में फ्लोर माइट्स या फिर ब्रेड माइट्स मौजूद होते हैं। आप चबूतरों से पाइनएप्पल निकाल देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर एक ब्रेड सिर्फ एक ही दिन एक्सपायर हो तो उसके अंदर इन तरीके की माइट्स की क्वांटिटी ठीक उसी तरीके से बढ़ जाती है जैसे इंडिया में हर 6 महीने के बाद मोबाइल रिचार्ज पैक्स के पैसे। नहीं महाराज, ये बात तो गलत है। एक तो आपने शादी में नहीं बुलाया, ऊपर से शादी का खर्चा भी हमसे निकलवा रहे हो। This is business. This is my sweat. I know, but I did
business. और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के एक्सपर्ट सभी लोगों से ये कहते हैं कि हमें कभी भी एक्सपायर्ड ब्रेड को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप नहीं दिखा पाएंगे दुनिया को अपने इमोशंस। अबे लग जो जाएंगे पतले पतले लूज मोशंस। गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी बदल लेंगे अपनी चल छैया छैया वाली रिंगटोन, क्योंकि अब भारतीयों को अंधा कर रहा है उन्हीं का ही बिना एंटीने वाला फोन। असल में गाइस ये जानकर आपकी भी आंखें हीरा ठाकुर के मुंह की तरह लाल हो जाएंगी, लेकिन भारत में अब हर साल 2 से 3 हजार लोगों को कुछ और नहीं बल्कि उनका ही स्मार्टफोन अंधा कर रहा है। अब क्या है पूरा माजरा, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर रात कमरे की लाइट ऑफ करने के बाद अपने फोन में लाली लिपस्टिक या फिर चीख चिल्लार से भरे हुए कंटेंट का आनंद ठीक उसी तरीके से उठाते हैं जैसे भी हाल ही में एक सांप हमारे भारतीय भाई के कच्चे के अंदर सोकर आनंद ले रहा था। अब पुतली नरम कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी हम रूम की लाइट ऑफ करने के बाद काफी लंबे समय तक वो लगातार अपने फोन का इस्तेमाल कई दिनों तक करते हुए चले जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी आंखों पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनका विजन धीरे धीरे ब्लर हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस पूरे सिनेरियो को मेडिकल लैंग्वेज में स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। उससे भी ज्यादा लेंटर गिरा देने वाली बात यह है दोस्तों कि भले ही आपको यह मालूम हो कि आप इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्मार्टफोन का यूज अंधेरे में करना नहीं छोड़ते हैं तो ये बीमारी आपको भी ठीक उसी तरीके से अंधा बना देती है जैसे आजकल के कुछ ठुस बाबा भक्ति के नाम पर भोले वाले लोगों को अंधा बनाते हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम सोने जाते हैं तो कभी कभार हम झटके ठीक उसी तरीके से लेने लगते हैं जैसे एक टाइम पर सनी लियोनी दीदी अपनी वीडियोस के अंदर लिया करती थी। नहीं मतलब इतनी बर्बाद एक्टिंग जो करी है दीदी ने, अब तो पिक्चर भी ना मिल रही, सामने वाली महिला के झटके भी नहीं ले सकती सदमे में। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन झटकों के साथ साथ अक्सर हमें ऐसा भी लगता है कि हम काफी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये भसड़ बावली चीज हमारे दिमाग के साथ होती ही क्यों है? असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी अपने केले से होली खेल बैठेंगे, लेकिन जैसे ही हम हमारे तशरीफ के भगोने को मखमली बिस्तर के ऊपर रखते हैं, हमारे दिमाग का वो पार्ट जिसे आरएस कहा जाता है जो कि हमें जगाए रखता है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है, जबकि हमारे दिमाग का वो पार्ट जो कि हमें सोने में मदद करता है जिसको कि VLPO के नाम से जाना जाता है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। अब गाइस कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाती है जिसमें RAS ना ही ठीक तरीके से इनएक्टिवेट हो पाता है और ना ही VLPO ठीक तरीके से एक्टिवेट, और उस कंडीशन में हमारे दिमाग का दिमाग ही खराब हो जाता है। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में बोलूं तो इस कंडीशन में हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स आपस में बावलों की तरह ठीक वैसे ही लड़ते हैं जैसे अभी हाल ही में बरेली की एक शादी में बिरयानी के अंदर चिकन लेग पीस ना मिलने पर लोग एक दूसरे से लात घूसों से लड़ पड़े, जिसके की बात बिरयानी का तो पता नहीं लेकिन हाँ लोगों के लेग पीस जरूर इधर उधर पड़े हुए दिखे। अब गाइस जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरीके की बैरेंट सिचुएशन जनरेट होती है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, जिसके चलते हुए अपने आप को दोबारा से ठीक करने और दिमाग को एक तरीके से रीस्टार्ट करने के लिए हमारी बॉडी में हमें कुछ इस तरीके का एक झटका सा महसूस होता है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरी दिक्कत की जाए तो एक्चुअली में शुरुआती दौर से हमारे पूर्वज अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए पेड़ की डाल पर चढ़कर ठीक उसी तरीके से सो जाया करते थे जैसे आजकल मखमली जगह देखकर हमारे चहल भाई कहीं पर भी सो जाते हैं। अब गाइस क्योंकि उस समय सोते सोते लोग अक्सर पेड़ों से नीचे गिर जाया करते थे, तो बेसिकली ये तरीके का इवोल्यूशनरी डर है जिसके चलते हुए इतना इवॉल्व होने के बावजूद भी हमें आज तक ये सपना आता है कि भैया हम किसी ऊंची जगह से नीचे गिर रहे हैं। वैसे हाँ नीचे तो हम काफी गिर गए हैं। गाइस ये सुनकर बाली उम्र में उग जाएगी आपकी भी दाढ़ी, लेकिन हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आप चाहकर भी नहीं चला सकते एक जिंदा गाड़ी। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में मौजूद माथेरान हिल स्टेशन की, जो कि एशिया का इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जो कि पूरे तरीके से ऑटोमोबाइल फ्री है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस हिल स्टेशन पर पहुंचने का एकमात्र साधन यहाँ पर चलने वाली टॉय ट्रेन है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस हिल स्टेशन पर पहुंचने के बाद अगर आपको कहीं पर भी घूमना है तो उसके लिए या तो आप अपनी दोनों घुटने वाली टांगों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर मौजूद घोड़े और खच्चरों का। असल में गाइस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रखा है ताकि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से यहाँ की नेचर भी ठीक वैसे ही ना लटक जाए जैसे अभी हाल ही में टर्बुलेंस के चलते हुए हमारा एक हिंदुस्तानी भाई प्लेन के बैगेज एरिया में ही लटक गया। महाराज जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगे, इस चीज को कुछ ज्यादा ही ना सीरियस ले गए आप। और गाइस कहीं ना कहीं यही चीज ना सिर्फ इस हिल स्टेशन को काफी ज्यादा यूनिक बनाती है बल्कि वो इसे भर भर कर खूबसूरत भी बनाती है। गाइस जहाँ एक तरफ दुनिया की हाईटेक से हाईटेक कंट्रीज के अंदर हर दिन अदबदा कर होती है चोरी, तो वहीं बात अगर चाइना की जाए तो चाइना के चोरों को चोरी से याद आ जाती है पावर रेंजर की टोरी। मतलब खुद डर के मारे गीले पीले रहते हैं तो घंटा करेंगे वो चोरी। असल में गाइस ये रिपोर्ट सुनकर आप भी खुशी से अपनी खुंदस सामने वाले से कुछ इस तरीके से डांस की आड़ में निकाल लेंगे, लेकिन चाइना इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें लोगों को ऑफिशियली अपने घर के अंदर हाई इंटेंसिटी लेजर बीम टेक्नोलॉजी रखने की छूट ठीक वैसे ही दी गई है जैसे हमारे यहाँ की कोर्ट ने अरविंद साहब को बार बार अरेस्ट करने की दे रखी है। अरे इस बार हमारे
सीएम साहब को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, वो भी तिहाड़ जेल से। भैया इतना कर रहा कांड तो जीटीए में 10 स्टार लाकर भी ना होता लोगों के साथ। असल में गाइस इन तरीके के लेजर डिवाइसेस को कुछ इस तरीके से अलाइन किया जाता है कि जैसे कोई भी इंसान आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर में घुसने का ट्राई करता है तो ये लेजर उस इंसान की बदनाम सूखी पड़ चुकी अंधेरी जगहों पर घुसकर उसको अंदर से ठीक वैसे ही काट देती है जैसे एक टाइम पर दिशा दीदी ने 2 टांग वाले अपने टाइगर भैया का काटा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर हाउस ओनर ये प्रूव कर दे कि उसकी लेजर लाइट ने जिस इंसान के साथ टनटना कर डांडिया खेला था वो खुद एक फड़फड़ाता हुआ चोर था, तो उस केस में मकान मालिक के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए छोरा हो या फिर छोरी, लेकिन चाइना में भूल कर भी कोई नहीं करता चोरी। आखिर क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल के टायर सेम सेगमेंट की पेट्रोल कार के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी क्यों घिसते हैं? असल में गाइस अगर आपने भी कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज किया होगा तो आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एक ही कंपनी की एक ही कार अगर पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में मौजूद है तो उसके टायर एज कंपेयर टू सेम कार जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मौजूद है उसके कंपैरिजन में ज्यादा लंबे और सही चलते हैं। लेकिन वही बात अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जाए तो उसमें जिन टायर्स को लगाकर दिया जाता है वो काफी जल्दी घिस जाते हैं। तो फिर अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये जरूर खड़ा होता है कि भैया जब कार सेम है, कार के टायर भी सेम है और टायर की कंपनी भी सेम है, तो फिर आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल के टायर पेट्रोल और डीजल कार के कंपैरिजन में जल्दी घिस रहे ही क्यों है? असल में गाइस नॉर्मली जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां होती है उनका वेट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी ज्यादा कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काफी बड़ी बड़ी और भारी बैटरीज को इंस्टॉल किया जाता है। अब ये तो हम सभी को पता है कि अगर गाड़ी का वेट ज्यादा होता है तो उसका असर हमें उसके टायर के ऊपर भी देखने को जरूर मिलता है और एज अ रिजल्ट ज्यादा वेट होने की वजह से टायर और जमीन के बीच का फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है और ये सारी चीजें होती हैं। तो जो टायर पेट्रोल और डीजल गाड़ी में आसानी से 40,000 किलोमीटर तक चलता है वही टायर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको लगभग 30,000 किलोमीटर के आसपास ही चेंज करना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ा ऐसा डिसएडवांटेज है जिसे चाहकर भी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी आपको कभी भी नहीं बताएगी। पर क्योंकि आप माई इंडिया की एक फैमिली मेंबर है तो गैस व्हाट, अब आप इस सीक्रेट को भी जानते हैं। आखिर क्यों हर साल मॉनसून में हमारा देश भारत डूब क्यों जाता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि भैया साल चाहे कोई भी हो, अगर मानसून हमारे देश भारत में एंट्री ले लेता है तो वो हमारे देश के छोटे मोटे शहरों को भी छोड़िए, मेट्रो सिटीज तक को भी पानी में ठीक वैसे ही डुबो देता है जैसे एक टाइम पर एक मछली पानी में जाती थी, छपैक। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हमारे देश भारत का डंका बजना शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर इतनी बेसिक सी चीज को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? असल में गाइस आज की इस वीडियो में वही पुराने में घिसे पिटे चीजें जैसे कि बारिश ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, कंस्ट्रक्शन ऐसा वैसा हो गया, ये सारी चीजें मैं कवर नहीं करने वाला हूं, बल्कि इसके अपोजिट आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे पता नहीं बाकी के लोगों ने एक तरीके से इग्नोर कर ही क्यों रखा है। लेकिन वो चीज या फिर वो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनको अगर हमने अप्लाई कर लिया तो नो डाउट इस चीज से हम चुटकी बजाते ही बाहर आ जाएंगे। और इसी क्रम में गाइस अगर बाद में सबसे पहले कारण की करूं तो वो है गवर्नमेंट बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का ना होना। असल में गाइस ना जाने कितनी ही बार इस चीज को हमने देखा होता है कि जैसे ही हमारे एरिया की कोई सड़क कई सालों के बाद अचानक से बनकर तैयार होती है तो कुछ ही दिनों के बाद या तो बिजली की लाइन डालने के लिए या इंटरनेट की लाइन डालने के लिए, गैस की लाइन डालने के लिए या फिर सीवेज की लाइन डालने के लिए भी उस रोड को दोबारा से खोद दिया जाता है। अब गाइस क्योंकि इस सिचुएशन में हमारी एरिया की सड़क को बनाने के लिए जिस बजट को कई सालों के बाद पास किया गया था वो सड़क कुछ ही समय के बाद दोबारा से खुद चुकी है, तो उस सड़क का इस प्रोसेस के बाद दोबारा से बन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ना जाने कितनी ही ऐसी सड़कें हमारे देश भारत में मौजूद है जो एक्चुअल बेसिस पर कागजों पर तो बनी हुई है लेकिन किसी दूसरी गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा ही उन्हें खोद कर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब गाइस इस केस में जैसे ही मानसून हमारे देश के अंदर आता है और कम समय में ज्यादा बारिश होती है तो भले ही उस एरिया का सीवेज सिस्टम भी प्रॉपर हो और सारी चीजें सही तरीके से काम कर भी रही हो, लेकिन फिर भी सिर्फ उस रोड पर पानी भरता है जिसकी वजह से पूरे एरिया की हालत बद से बदतर हो जाती है। तो फिर अब भैया इसका सोल्यूशन क्या है? असल में गाइस देखिए इसका सोल्यूशन जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसका सोल्यूशन ऑलरेडी बहुत सी एशियाई कंट्रीज ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने भैया कर छोड़ दिया है। गाइस नॉर्मली बहुत सी देशों की गवर्नमेंट एक ऐसी फ्री बॉडी को भी बनाकर तैयार करती है जिसका कि प्राइमरी काम कंस्ट्रक्शन या फिर सीवेज से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाने का होता है। अब इस केस में अगर कहीं पर भी रोड को बनाया जाता है तो वो फ्री बॉडी सबसे पहले ये चेक करती है कि उस रोड के नीचे प्रॉपर तरीके से सीवेज सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर वायर सारी ही चीजें सही तरीके से मौजूद हैं या फिर नहीं। और अगर उनमें से उस एरिया में किसी भी चीज की कमी होती है तो रोड बनाने से पहले उसे दूर किया जाता है।
है। एंड लास्टली जब ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं तब लास्ट में जाकर उसके ऊपर रोड को बिछाया जाता है। अब गाइस ऐसा करने से कुछ बेसिक फायदे भी होते हैं। पहला तो क्योंकि सभी गवर्नमेंट बॉडीज के बीच कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है, तो जो काम एक खुदाई में किया जा सकता है उसके लिए इस जमीन को बार बार खोदना नहीं पड़ता। साथ ही साथ रोड बनाने से पहले क्योंकि सारी चीजें सही तरीके से चेक की जाती हैं, तो चाहे कितनी ही बारिश क्यों ना हो उस सड़क पर आपको कभी भी पानी भरा हुआ दिखेगा ही नहीं। लेकिन अफसोस इंडिया में इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे थोड़ा सा इग्नोर कर देने वाले कारण की जाए तो वो है हम इंडियंस का थोड़ा सा फैशनेबल होना। ये मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा फैशनेबल होना। गाइस नॉर्मली हम इंडियंस अपने घर की बाहर की खाली जमीन को या तो टाइल बिछाकर अपने गाड़ी के खड़े करने की जगह में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर उसे नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारे घर के सामने कोई भी कच्ची जमीन है तो हम उसमें गार्डन बनाना तो छोड़िए, अच्छे खासे लोग इस चीज के नाम से भी दूर भागते हैं। अब इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि क्योंकि हर एक कच्ची जमीन को हम किसी न किसी चीज से कवर कर देते हैं तो बारिश का पानी जमीन के अंदर एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता, जिससे ना सिर्फ जमीन के नीचे का वाटर लेवल कम होता है बल्कि तेज बरसात में जल भराव जैसे केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर ऑलमोस्ट जितने भी घर आपको देखने को मिलेंगे उनके बाहर बागीचा या फिर लॉन आपको देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई भी घनी सिटी मौजूद है जहां पर कच्ची जमीन को छोड़ पाना मुश्किल है तो उस कंडीशन में वहां की गवर्नमेंट सिटी के नीचे काफी बड़े बड़े स्टोरेज चैम्बर्स को इंस्टॉल करती है, जिसके अंदर एक बार में लाखों लीटर पानी को स्टोर किया जा सकता है। अब जैसे ही उस कंडीशन में तेज बारिश शुरू होती है उन्हीं चैम्बर्स के अंदर लाखों लीटर पानी एक ही झटके में स्टोर हो जाता है, जिसका कि इस्तेमाल वहां की गवर्नमेंट बरसात के बाद उसी पानी को घर घर पहुंचाने के लिए करती है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो ऐसे स्टोरेज सिस्टम को बनाना तो छोड़िए, उसके बारे में हम और आप तो डिस्कस तक नहीं करते। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चक्कर में हर साल लाखों लीटर पानी को हम ना ले या फिर ऐसे ही भागकर वेस्ट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर भी बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि भाई इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को करने में हमारे देश को अरबों खरबों रुपए की जरूरत होगी। तो गाइस अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साल 2017 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत ने साल 1990 से लेकर 2017 तक ही सिर्फ बाढ़ में हुए नुकसान की वजह से ही $54.63 बिलियन के डैमेज को सहा है, जो रकम अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी है। अगर इसी रकम का थोड़ा सा पार्ट हटाकर इन सारी चीजों को ठीक करने में लगा दिया जाए तो नो डाउट हमारी 50% प्रॉब्लम तो एक ही झटके में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, देखो यार, हम ना बारिश को होना रोक सकते हैं, ना हम क्लाइमेट चेंज की वजह से तेज बारिश को होना रोक सकते हैं। हम सिर्फ पानी को स्टोर कर सकते हैं, उसको सही जगह पर पहुंचा सकते हैं और सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और गाइस लास्टली मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि इस समय जब हमें यह पता है कि हमारे देश के हालात अब बाढ़ की वजह से आगे आने वाले समय में थोड़े से अप एंड डाउन हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन में प्लास्टिक बॉटल्स हो गई या फिर पॉलिथीन हो गई, उनको इंटेंशनली किसी भी ड्रेनेज या फिर नालियों में ना डालें, क्योंकि हमारी ये छोटी सी भूल आगे चलकर बहुत बड़े जल भराव का कारण बन सकती है। सो आई होप गाइस आज आपने इस सिचुएशन को एक अलग एंगल से जरूर देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हाँ इससे हम लोगों की काफी ज्यादा मदद होती है। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जब तक आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जाने से पहले इन वीडियोस को तो जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा ऑसम है, नॉलेजेबल है। तब तक मैं जरा अपने आगे के गार्डन को खोद कर आता हूं।